तो डॉट प्रोडक्ट जो है, सॉरी डॉट नहीं, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट ही बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी को देता है। जैसे स्केलर प्रोडक्ट जो अपना डॉट प्रोडक्ट था, उसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा था वो एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी देगा जिसकी एक डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, जैसे वहां पर हम कर रहे थे आई डॉट आई, कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। कोई डायरेक्शन थी? कोई डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन यहाँ आई डॉट आई करने से एक दूसरा यूनिट वेक्टर आएगा, है ना, जिसकी कुछ डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, चलो, तो होता क्या है डॉट प्रोडक्ट? पहले तो इसका कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिख लेते हैं अच्छा सा। क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी बार बार डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है मेरे मुंह से। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ their magnitudes with sign of the angle between them। उनके बीच का साइन एंगल देखना है, और डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन will be perpendicular to both the vectors। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब कि यहां पर यदि हम लिखें, यहां पर मैं दो वेक्टर्स यदि बनाऊं, सपोज ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच एंगल यदि थीटा है, ठीक है, या फिर हम ऐसा करें, इसको मैं हटाऊं, मैं आपको यदि 3D में बनाना चाहूं, एक्चुअली यहाँ पर फिगर्स नहीं आते हैं, चलो इसको हम थोड़ा सा 3D में समझते हैं ना। कि अपने पास एक स्क्वायर ये है और एक दूसरा स्क्वायर मैंने बनाया ये, समझ पा रहे हैं? अब 3D बॉक्स लग रहा है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं दो वेक्टर्स को कंसीडर करूं, यहाँ पर दो वेक्टर्स को कंसीडर करूं, मान लो सपोज ए वेक्टर यहाँ पर है अपने पास, ठीक है, ये अपने पास ए वेक्टर है, एंड एक दूसरा वेक्टर मैं कंसीडर करूं बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये है ए वेक्टर अपने पास, ये है ए वेक्टर और दूसरा ये है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये इस वाले प्लेन में है ना, ये जो दिख रहा है आपको। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इनका जो रिजल्ट आएगा सपोज ये, ठीक है, रिजल्ट आएगा जो आर वेक्टर यदि मैं इसको बोलूं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जिस प्लेन में ए और बी थे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहां पर दो वेक्टर ए और बी हैं, इनका जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो लिखा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड ले लो, उनका प्रोडक्ट कर दो,
एंड साइन ऑफ एंगल, साइन उनके बीच एंगल थीटा है और कुछ इसकी डायरेक्शन होगी। यहां पर एन कैप जरूर लगाना। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है उसकी डायरेक्शन। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। ओके, इसकी एक डायरेक्शन होती है। एन कैप क्या है, एन कैप जो है ये है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और एन कैप की जो डायरेक्शन होगी, एन कैप जो होगा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, जो ए क्रॉस बी होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा और ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर ही होगा। क्योंकि ए प्लस बी कहां रहेगा, जिस प्लेन में ए और बी हैं उसी प्लेन में ए प्लस बी भी रहेगा और ए माइनस बी भी उसी प्लेन में रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं एक्स वाई प्लेन की, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। यदि ए वेक्टर यहां पर है और बी वेक्टर यहां पर है तो ए प्लस बी कहां आएगा, यहां आएगा। अच्छा, ए माइनस भी हो सकता है दूसरे प्लेन में आ जाए, चलो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ए प्लस बी जो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ए माइनस बी कैसे निकालोगे, बी को रिवर्स कर दो तो ये माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट यहां आएगा ए वेक्टर माइनस वेक्टर। लेकिन ये भी एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा। देखो ध्यान से देखो, एक्स वाई प्लेन में है ना, जेड इधर आएगा, ये अंदर की ओर जाएगा। तो यहां पर एंड करके आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है उनके परपेंडिकुलर ही रहता है। ठीक है, बात समझ में। जैसे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जेड डायरेक्शन रिजल्ट आएगा। बात समझ में आई, तो ये था। और जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है ना, गिव्स अ वेक्टर, गिव्स अ वेक्टर, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है ना। जो वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड भी है। और केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए बी साइन थीटा आप लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यदि निकालना हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, यहां पर अब हम कुछ केस देखेंगे ना, केस देखेंगे। पहला केस क्या है, पहला केस, यदि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो, इज 0 डिग्री, है ना। मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा, ए बी साइन 0 एन कैप। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मतलब कि 0 आ जाएगा। तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, देखो यहां से बहुत अपने पास एक और रिजल्ट यहां पर आ गया सामने। क्या है कि यदि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, 0 मतलब कि पैरेलल है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो दोनों हम चेक कर सकते हैं, दो वेक्टर पैरेलल दिए हैं तब भी हम एंगल निकाल सकते हैं दोनों के बीच का, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तब भी एंगल निकाल सकते हैं। एंगल यदि निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो ए
वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा यहां से क्या निकाल सकते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी, केवल मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करें तो यहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब उनके बीच का एंगल 0 है, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। यदि पैरेलल है दो वेक्टर्स एक दूसरे के तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कितनी अच्छी रिजल्ट यहां पर अपने को सामने आता है। दूसरी चीज, यदि 90 डिग्री है, अच्छा एक सेकंड, यहां पर जगह कम पड़ गई है, हाँ चलो, यदि 90 डिग्री, ये तो केस पहला था जब 0 डिग्री एंगल था, यदि 90 डिग्री हो जाए, दूसरा केस, यदि 90 डिग्री एंगल हो, नाइन्टी डिग्री हो जाए तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 90, मतलब कि ए बी आ जाएगा, मतलब कि यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला आएगा। अब यदि हम यूनिट वेक्टर्स को कंसीडर करें ना, और यूनिट वेक्टर्स, तो आई कैप जे कैप एंड के कैप को यदि देखें तो इसमें आई जे और के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है, 90 होता है ना, बताओ, आई जे और के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। ऐसे ही आई और आई के बीच का एंगल भी 0 होता है। तो यहां पर यदि हम देखें, आई का करें क्रॉस प्रोडक्ट आई में, आई का आई में, आई और आई दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री एंगल यदि होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। तो आई का आई में क्रॉस कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही जे का जे में आएगा कितना, 0, और के का के में भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, कितना बढ़िया रिजल्ट मिल गया। अब डॉट और क्रॉस में कितना बड़ा डिफरेंस है, देखो, आई का आई में डॉट 1 आता था लेकिन क्रॉस 0 आएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया समझ में, लेकिन अदर्थ में आई का जे में क्या आएगा, जे का के में क्या आएगा, ये कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको राइट हैंड रूल समझना पड़ेगा, राइट हैंड रूल समझना पड़ेगा डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना। हम बात करेंगे इसको, मैं थोड़ा सा भी यहां पर ब्लैंक छोड़ रहा हूं। यहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए मैं एक रूल बता देता हूं ना, आई थिंक वो रूल मैंने लिखवाया भी होगा यहां पर, राइट हैंड रूल, हाँ ये राइट हैंड थंब रूल, इसको मैं यहां पर लेके आ रहा हूं। देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस अ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर टेल टू टेल। यदि अपने को दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो क्या करना है, दो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करो। ए वेक्टर यहां पर रखा हमने, बी वेक्टर यहां पर रखा, इन दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कहां आएगा? आप बोलोगे सर इसके परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर बाहर आएगा कि अंदर आएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो क्या करना है, टेल टू टेल, इसकी टेल और इसकी टेल कनेक्टेड है, हेड टू हेड नहीं करना है। हेड टू हेड भी कर सकते हो लेकिन टेल टू टेल करोगे ज्यादा सही लगेगा देखने में, ऑर्डर में नहीं करना है सेट। नाउ प्लेस स्ट्रेच फिंगर्स एंड थंब राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, एक सेकंड, नाउ स्ट्रेच फिंगर्स एंड थंब ऑफ राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सच दैट फिंगर्स आर अलोंग द वेक्टर ए। चलो जो भी है डेफिनेशन मैं यहां पर लिखा, मान लेते हैं यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो सी की डायरेक्शन क्या होगी? हमको एक ए इधर है, बी इधर, हमको पता है सी कहां होगा।
तो आपको क्या करना है, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है। राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन रखना है। आप लोग ऐसा ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो, लेकिन दूसरा वेक्टर जो है यानी कि बी, उसके डायरेक्शन में घुमाना है उंगलियों को। तो आप ऐसे रखोगे तो ऐसे घूमेंगी उंगलियां, बताओ ऐसे ऊपर ऊपर की ओर है ना, तो बी ऊपर की ओर घुमा दो, तो अंगूठा बाहर जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सी वेक्टर को। तो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन रहेगी क्या रहेगी, यहां पर लिखता हूं, सी वेक्टर जो है वो आउटवर्ड रहेगा। और आउटवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। ठीक है। आप बोलोगे सर हमने ऐसी रखी थी उंगलियां और ऐसे घुमा तोड़ी दी उंगलियां। तोड़ना नहीं है उंगलियां, जहां नेचुरली घूमती हैं वहां घुमाना। ऐसे रख के आप उल्टा घुमा सकते हो क्या उंगलियां, आप हाथ घुमा रहे हैं, उंगलियां नहीं घुमा रहे, उंगलियां ये घूम रही, देखो ये। समझ में आई बात। यदि आपको निकालना है डायरेक्शन बी क्रॉस ए की, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, जो कि मान लो डी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस केस में क्या करोगे आप, पहले वेक्टर, पहला कौन आ रहा है, बी, बी वेक्टर की डायरेक्शन उंगलियां रखो, ए वेक्टर की ओर घुमा दो, तो अंगूठा नीचे जा रहा है। ऐसे रखोगे तो नीचे घूमेंगी ही नहीं उंगलियां, ऐसे ही रखनी पड़ेंगी, तो अंगूठा देखो अंदर की ओर जा रहा है, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब कि क्रॉस, ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड, ये डायरेक्शन आ गई। अब यहां पर समझते हैं अपना ये वाला फंडा। ये वाला फंडा क्या है, अच्छा एक चीज और यहां पर समझ लो, यदि आपके ऐसा दिया गया रिजल्ट, मान लो आपको दिया गया ए जो है इनवर्ड है, या फिर इसको पी वेक्टर बोल दो, और ये क्यू वेक्टर। समझो बात, पी वेक्टर अंदर की ओर जा रहा है, क्यू वेक्टर इधर जा रहा है। आपको निकालना है क्या, आर वेक्टर जो कि है, या फिर पी और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, मान लो आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी वेक्टर पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, ये पहले वेक्टर की डायरेक्शन रख दी। दूसरा वेक्टर कहां, अंदर जा रहा है, तो अंदर, ये तो नीचे घूम रही है, हमको हाथ ऐसा रखना है कि अंदर उंगलियां जाए, देखो ऐसा रखना पड़ेगा। ये पहला वेक्टर पी, ये उंगलियां घुमा दी अंदर, अंदर घूम रही ना उंगलियां, देखो अंदर की ओर जा रही। अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर, तो अपवार्ड डायरेक्शन है ना, तो आर कहां जा रहा है, अपवार्ड। अपवार्ड मतलब कि जे कैप, है ना, अपवार्ड भी लिख सकते हो। अब वो डायरेक्शन जिस तरह से दी गई हो सवाल में, उस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आई, अपवार्ड जा रहा है तो आर वेक्टर यहां पर जाएगा, ये मैंने बना दिया। अब यहां पर समझते हैं, यहां पर यदि आपसे बोला जाए कि आई का करो जे में, आई का जे में करो, तो पहले यहां पर डायरेक्शन बना देता हूं मैं। ये आई कैप रहता है पॉजिटिव एक्स में, ये जे कैप रहता है, और के कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, या के कैप को मैं, चलो ऐसा ही रहे, क्रॉस डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सॉरी बाहर निकल रहा है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्रॉस का मतलब क्या होता है, बाहर, नहीं एक सेकेंड, उल्टा बना दिया मैंने। क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, डॉट होता है बाहर की ओर। यहां पर भी तो उल्टा नहीं बता दिया मैंने, इनवर्ड, हाँ सही बताया मैंने। चलो, आउटवर्ड मतलब कि डॉट। तो आई डॉट जे, आई सॉरी क्रॉस, आई का जे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो आई की डायरेक्शन उंगली रखो, जे की डायरेक्शन में घुमा दो, तो अंगूठा बाहर जा रहा है, मतलब कि ये आई क्रॉस जे क्या बताएगा, बाहर की ओर, के कैप आना चाहिए, के कैप आ रहा है। आप करो जे का के में, जे कैप क्रॉस के कैप, ये क्या आएगा, जे कैप कहाँ है, ये इसकी डायरेक्शन उंगली रखो, के कैप की ओर, के कैप बाहर निकल रहा है तो बाहर घुमा घुमा सकते, नहीं घुमा सकते, मतलब कि आपको हाथ ऐसा रखना पड़ेगा। ये जे, ये के, और ये इनका प्रोडक्ट आई, तो जे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही के क्रॉस आई, या फिर इसको थोड़ा सा मैं पास में लिखता हूं, जे क्रॉस के आ रहा था क्या,
आई। अब के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई, के कहां है, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर उंगलियां रखो, आई की डायरेक्शन में घुमा दो। तो देखो मैं बाहर की ओर उंगलियां रख रहा हूं, आई की डायरेक्शन, आई इधर है, देखो बाहर उंगलियां, आई कहां है, इधर जा रहा है, देखो ये आई, आई और अंगूठा ऊपर जा रहा है जे में, मतलब के क्रॉस आई क्या आएगा, जे आएगा। अब यदि इनको उल्टा कर दें, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई करें तो ये माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे करें तो ये माइनस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस के करें, आई का के में करें तो ये माइनस जी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है। समझे बात, बात समझ में आई। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहां पर बताता हूं ना, समझाता हूं। आप लिखो आई, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा और फिर आएगा के। यदि आप सीधे घूम रहे हो, आई का जे में करोगे, आप यदि सीधे घूम रहे हो आई का जे में करोगे तो के आएगा, देखो आई का जे में के आएगा, के का आई में करोगे, के का आई में करोगे तो जे आएगा, के का आई में करोगे तो जे आएगा, और जे का के में करोगे तो आई आएगा। मतलब सीधे चलते चलो, अगला वाला रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, आई जे के का आई में करेंगे जे आएगा, तो ऐसे ऐसे घूमना है। यदि साइकिल उल्टी चला दिया आपने तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव, यदि एंटी क्लॉकवाइज उल्टी साइकिल चला दी, जैसे जे का आई में करो तो जे का आई में करोगे तो माइनस के आएगा, जे का आई में करो तो माइनस के आएगा। साइकिल सीधी चलानी है तो प्लस, उल्टी चला रहे हो तो माइनस। बात समझ में आई, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया कि डायरेक्शंस कैसे डिसाइड करते हैं हम, कैसे डायरेक्शंस निकालनी है। अब कुछ और चीज यहां पर आपको देखनी है, हम यहां पर एक और चीज देखने वाले हैं। जैसे हमने क्रॉस में डॉट प्रोडक्ट में देखा था कम्यूटेटिव और एसोसिएट दोनों लॉ को फॉलो करता था, तो यहां पर लिखेंगे नोट, पहला क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, या ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं, ए क्रॉस बी को आप नहीं लिख सकते हो क्या, बी क्रॉस ए, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते थे ऐसा, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है किसके साथ, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। यदि आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखोगे, यहां पर मैं बनाऊं यदि डायरेक्शंस, ए वेक्टर यहां पर मैं बनाया मैंने, और बी वेक्टर मैंने यहां पर बनाया, एंगल है इन दोनों के बीच का थीटा। तो यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूं तो ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है, लेकिन बी क्रॉस ए तो बी क्रॉस ए अंदर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एंड सेकंड है, सेकंड कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यहां पर लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों होते हैं, क्रॉस भी होता है डॉट भी होता है। जैसे हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रोल आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमने क्या देखा था, एसोसिएटिव देखा था, और
डिस्ट्रीब्यूटिव देखा था, यहाँ पर कम्यूटेटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये ध्यान रखना, इन पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम ये देखते हैं ना। चलो मान लेते हैं अपने पास दो वेक्टर्स हैं एग्जांपल के लिए। एक वेक्टर है पी वेक्टर बराबर x1 i कैप, x2 j कैप एंड x3 k कैप, एंड दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, इसको हम लिखेंगे x2 i कैप, नहीं x1 x2 x3 तो हमने ले लिया, हमको कुछ और लेना पड़ेगा। क्यू वेक्टर बराबर हम यहाँ पर लेते हैं y1 y2 y3 लेते हैं ना, y1 i कैप, y2 j कैप प्लस y3 k कैप, x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 मैंने यहाँ पर अलग अलग ये ले ली। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर यदि हम करना चाहें पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x1 i कैप, x2 j कैप प्लस x3 k कैप का क्रॉस करेंगे किसके साथ, y1 i कैप, y2 j कैप एंड y3 k कैप। अब देखो डॉट प्रोडक्ट आसान था, उसमें आई का आई में करना था, जे का जे में, के का के में, बाकी सब जीरो हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आई का आई में जीरो होगा, आई का आपको जे में करना पड़ेगा, आई का के में करना पड़ेगा। जे का जे में नहीं करेंगे क्योंकि जे का जे में जीरो हो जाएगा। जे का आपको आई में करना है फिर के में करना है, ऐसे ही के का आई में करना है फिर जे में करना है, के का के में जीरो हो जाएगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर को आप लिखोगे मैट्रिक्स में, इसका जो रिजल्ट आएगा वो, यानी कि इसका आपको क्या करना है, मैट्रिक्स सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करेंगे, पी का क्यू में कर रहे हैं तो पहले पी वाली वैल्यू x1 x2 x3, आई में क्या है x1, जे में x2 है, के में x3 है, तो आई में x1 है, x2 है, x3 है। फिर Q की वैल्यू पुट करेंगे y1 y2 थे y3, y1 y2 एंड y3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आई कैप लिखना है, आई कैप लिख दिया आपने, फिर आई कैप वाली लाइन को छुपा दो, आई कैप वाली लाइन को छुपा दो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x2 का y3 के साथ और x3 का y2 के साथ, तो x2 y3 माइनस x3 y2। बात समझ में आई, x1 वाली आई वाली आई लिखो, आई वाली लाइन को छुपा दो, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, फिर माइनस लगाना है, ध्यान रखना माइनस लगाना है, प्लस मत लगा देना। जे कैप, जे कैप लिखा, जे कैप वाली लाइन छुपा दो, इसको छुपा दिया, बाकी सबका क्रॉस कर दो, x1 y3 माइनस x3 y1, तो x1 y3 माइनस x3 y1, और फिर प्लस लगाना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आई प्लस का, जे माइनस का, के प्लस का। ओके, ठीक है, तो अब के वाली लाइन को छुपा दो, के लिखो यहां पर, पॉजिटिव लेना है के, लेकिन के वाली लाइन को छुपा दो, x1 by2 माइनस x2 by1, तो x1 by2 माइनस x2 by1, तो ये यहां से अपना आंसर आ जाएगा, आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स ऐसे सॉल्व करनी है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बच रहा है, यहां पर जगह कम पड़ गई है, एक काम करता हूं, एक पेज लेता हूं। हाँ हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर यहां पर बच गया, एक छोटा सा टॉपिक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन
ऑफ अदर वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। क्या मतलब है इसका? अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा है अपने पास बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा है। तो बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन यदि हम निकालना चाहे ए वेक्टर की डायरेक्शन में, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर in the direction of a vector will be। प्रोजेक्शन यदि आपको निकालना है एक वेक्टर का दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपको डॉट प्रोडक्ट कर देना है दोनों वेक्टर्स का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन निकालना है? ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड ले लेना है, डायरेक्शन का आपको मैग्नीट्यूड ले लेना है ना। यहां पर लिखते हैं डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए हमने मोड लगा दिया। तो ए वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो और जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है, ए में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ए का आप ले लो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बी का प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में आप इतना लिखोगे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय। अब आप बोलोगे सर ये हम जानते हैं बी का जो यहां पर आएगा प्रोजेक्शन वो आएगा बी कॉस थीटा, कंपोनेंट्स हमको पता है। तो कायदे में देखा जाए ए डॉट बी क्या लिखोगे? ए बी कॉस थीटा और डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए से कट जाएगा ए, आंसर आ जाएगा बी कॉस थीटा। वही चीज तो है यार, बी का यहाँ पर कंपोनेंट जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस लेते हैं। तो बस घुमाने फिराने वाली बातें होती हैं और कुछ नहीं, है ना, है वही चीज। यदि आपको एक चीज पता है तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स जो हैं वेक्टर प्रोडक्ट के, जो आपको जरूरत पड़ेंगे। हालांकि जब चैप्टर्स पढ़ोगे पर्टिकुलर तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगे। जैसे टॉर्क है, टॉर्क को हम लिखते हैं, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आर क्रॉस एक्स पॉइसन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसको हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसको ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा क्रॉस आर होती है, इसको आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम पॉइसन वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम होता है, इनटू नहीं सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। एंगुलर एसिलेशन एसिलेशन जो होता है एंगुलर एसिलेशन और रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसको उल्टा नहीं लिखोगे ना, हमेशा सीधा ही लिखना है, जैसे हैं वैसे ही इसको याद रखने हैं। ठीक है, अभी कुछ सवाल देखेंगे हम। यहाँ पर क्या है? वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ये मैंने कैसे पता किया? ये मैंने पता किया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है। ए डॉट सी भी 0 है, मतलब कि ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है। देन द वेक्टर पैरेलल टू ए के पैरेलल में कौन होगा? हमको पता है ए वेक्टर यदि मैं यहां पर बनाऊं तो बी वेक्टर मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा और ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है, तो सी यहां भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमको बताना है पैरेलल टू ए के पैरेलल में कौन है। देखो बी तो बिल्कुल नहीं है, बी एंड सी, बी तो बिल्कुल नहीं है तो गलत ही हो गया। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा ए वेक्टर के, परपेंडिकुलर रहेगा बी वेक्टर के। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहता है ना।
यहाँ पर एंड लगाना पड़ेगा, एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, अब एक यहाँ पर हमको बताना है कि ए के पैरेलल में ए क्रॉस बी तो कतई नहीं हो सकता है, ये तो परपेंडिकुलर है, रूल कोई वायलेट कर रहा है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यदि बी और सी दोनों परपेंडिकुलर हैं ए के, तो बी और सी का जो एडिशन आएगा वो भी ए के परपेंडिकुलर रहेगा। यदि ए जो है परपेंडिकुलर है बी के एंड ए जो है परपेंडिकुलर है सी के, तो ए जो है परपेंडिकुलर रहेगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के भी। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी और सी के प्लेन में ही रहेंगे। ये भी गलत हो गया। डी है बी क्रॉस सी, ये सही होगा। बी क्रॉस सी जो है बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, और ए भी जो है बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब ए जो है ए वेक्टर जो है वो पैरेलल रहेगा किसके? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, क्योंकि ए के परपेंडिकुलर बी भी है और सी भी है। ए वेक्टर बी क्रॉस सी दोनों पैरेलल रहेंगे। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस और चेक भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार अच्छे से फिर से ट्राई करना है अपने से, है ना। एक और सवाल है, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर दी है और पोजीशन वेक्टर दिया है। लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर क्या होती है? आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ये होती है ना। ये पेन अजीब हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको, इस पेन का यूज करता हूं। चलो, आर क्रॉस ओमेगा, तो आर क्रॉस ओमेगा अपने को क्या यहाँ पर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, आई कैप जे कैप के कैप। एक सेकेंड, यहाँ पर मैट्रिक्स ही अपने को बनानी पड़ेगी यदि अपने को ये निकालना है। यहाँ पर लिखता हूँ, क्या करते हैं हम, आई कैप लिखेंगे, फिर जे कैप और फिर के कैप। पहले क्या है आर, तो आर की वैल्यू रखेंगे 5 माइनस 6 और 6। ओमेगा कितना है 3 माइनस 4 और के की वैल्यू कितनी है 1 है। यही कर रहे हैं ना। फिर क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई वाली लाइन को छुपा दो, इनका क्रॉस कर दो। माइनस 6 गुणा 1 कितना हो जाएगा, माइनस 6, माइनस लगाएंगे 6 चौके 24, लेकिन माइनस का 24 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस जे वाली लाइन को छुपा दो, 5 गुणे 1 5 और 6 गुणे 3 18। फिर के कैप लगाओ, के कैप वाली लाइन को छुपा दो, माइनस 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और माइनस 6 18, लेकिन माइनस का 18 तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो 24 में से 6 का आया 18 बचेगा, 18 आई कैप, 18 आई कैप माइनस 5 में से 18 जाए कितना बचेगा 13, है ना, 13 बचेगा ना, माइनस का 13 बचेगा और माइनस पहले से यहाँ पर है तो प्लस आ जाएगा 13 जे कैप। यहाँ पर माइनस 13 बचेगा ना, तो माइनस 13 और माइनस प्लस हो जाएगा 13। यहाँ पर 18 में से 20 जाएगा, माइनस 2 बचेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 के कैप। ठीक है, माइनस बचेगा ना और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 18i 13j माइनस 2 के कैप, आंसर सी यहाँ पर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करोगे, रूट 18 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स है ए डॉट बी के। अपने को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यदि अपने को निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालना है, देखो मोड लगा है, तो क्या चाहिए अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, ए और बी के टर्म्स में आंसर दिया, अपने को एंगल बस पता चल जाए। अपने को ये कंडीशन दी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं हम, ए बी साइन थीटा। ये किसके बराबर, √3 टाइम्स ए डॉट बी क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। यही होता है ना, ए बी से तो ए बी कट गया, कॉस थीटा इधर आएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा √3 आ रहा है, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। टेन 60 तो होता है √3, तो यहाँ पर 60 रखेंगे, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना यहाँ पर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा, क्योंकि 2 और कॉस 60 कट जाएगा।
तो आंसर देख लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर रूट मतलब कि पावर 1/2, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। चलो अभी यहां पर अपना ये क्रॉस प्रोडक्ट भी एंड होता है। एक छोटी सी चीज और बच गई है इस चैप्टर की, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पर पहले तो दो वेक्टर्स बनाता हूँ। सपोज अपने पास एक वेक्टर है ये, यार एक सेकेंड, सही दिख रहा है। ए वेक्टर मैंने बनाया क्या, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मैंने बनाया बी वेक्टर। ठीक है, अब यदि मैं इनको एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम बनाऊं, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इनके वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और मान लो इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, ए बी साइन थीटा, ये लिखूंगा। बताओ, यदि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट को नाम दूं ओ, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, या फिर आर इसको नाम देते हैं और इसको एस नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक चीज समझ में आ रही है कि ए जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ आर को। ए वेक्टर जो है ओ आर, ए वेक्टर मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस एरो की लेंथ होगी, मतलब वो ओ आर है। ऐसे ही बी साइन थीटा, ये वाली जो लेंथ है, ये बी साइन थीटा है ना, बी का ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा आएगा, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा आएगा, तो ये बी साइन थीटा है। तो मतलब यहां पर बी साइन थीटा, पी क्यू को, बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। ओ आर रिप्रेजेंट कर रहा है बेस, और पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हाइट। ये हाइट है और ये बेस है। तो यहां पर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम लिख सकते हैं क्या, बेस इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं क्या, बताओ। और बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब कि यहां पर बहुत बढ़िया चीज अपने पास आई है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया, या फिर ऐसा लिखें, यहां पर नहीं लिखते हैं, अगले पेज पर लिखते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर represented by two sides of parallelogram। जो दो साइड हैं वो कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए, है ना, पास पास वाली, है ना, ऐसा लिखें, पास वाली साइड्स। ठीक है, हिंदी में लिख दिया मैंने ताकि अच्छे समझ, पास वाली साइड्स, है ना, ऐसा नहीं कि एक यहां पर दो, एक वाली ये वाली साइड ले ली, दूसरी उधर वाली साइड ले ली, दो पास पास वाली साइड्स होनी चाहिए ना, कॉन्सिक्यूटिव भी लिख सकते हो आप। तो देन एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम will be represented by
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ दोज टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब कि एरिया जो हम लिखेंगे, एरिया वो लिखेंगे, या फिर एरिया वो लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छा यहां से एक चीज और अपने को समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कि यदि मैं यहां पर इसको मैं हटा देता हूं बी साइन थीटा को, यहां पर मैं एक पर डायगोनल ड्रॉ करूं, ये P2R, तो आधा ट्रायंगल ये बन रहा है, आधा ट्रायंगल ये बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों बराबर हैं। देखो ट्रायंगल P या फिर OPR जो है, OPR ये बराबर होगा किसके? P ट्रायंगल PSR के। जो एरिया है ना, एरिया यदि देखें, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस अपने पास है OR, OR मतलब कि A, हाइट कितनी है PQ, PQ मतलब कि B साइन थीटा। तो उसको आधा कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा? अपने को मिल जाएगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो यहां पर लिखा भी है ना, इफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन बाय वेक्टर ए बी देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? A क्रॉस B। दूसरा है, यदि ट्रायंगल की दो साइड्स को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए A क्रॉस B, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम निकाल सकते हैं क्या? हाफ A क्रॉस B। ध्यान रखना, हाफ A क्रॉस B ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? हाफ मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये मैं बता चुका हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ए वहां पर बेस था और बी साइन थीटा हाइट थी। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और ये बता ही चुका हूं, टाउ जो होता है आर क्रॉस एफ होता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, कुछ उसके एग्जांपल्स होते हैं। अब जब आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें आप और अच्छे से समझोगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट एंड, और यहाँ पर पूरा चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड हुआ। मैंने पूरी कोशिश की है एकदम बेस से आपको चीजें समझाने, एकदम जीरो से, जहां से कुछ नहीं रहता वहां से मैंने आपको चीजें समझाई है। यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, किसी को नहीं किया जा सकता। मतलब मैं वहां से चीजें उठा के आपको समझाई हैं, और हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए चीजें, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होंगी और आपसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो समझना अलग बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अलग बात है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इनफ, तो आप कितना भी समझ लो, आप सही परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैंने मेरा काम किया है, आपने भी बहुत अच्छे से चीज़ें समझी हैं। प्रैक्टिस करते जाना है और रिवाइज करते जाना है टाइम टू टाइम, तो आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांग होगा। और ये मेरा प्रॉमिस है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो इतना ही आपने कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम मिलेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हमने यहाँ पर वेक्टर्स पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, और इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करके दूसरे चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ना। ठीक है बच्चों। एक ऐसा बैच जो उन बच्चों के लिए है जो ये सोचकर नीट की तैयारी छोड़ चुके हैं कि फिजिक्स उनके बस का नहीं है, चाहे जो हो जाए, दुनिया में कयामत क्यों ना आ जाए, फिजिक्स हमसे बनने वाली नहीं है। या फिर वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट है कि फिजिक्स जो है वो प्रॉब्लम करेगी, तो उनके लिए ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस बैच में हम चीजों को एकदम जीरो, मैं तो कहता हूं एकदम नेगेटिव लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे जहां आपको जाने की जरूरत है। तो हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक बड़ी से बड़ी चीज आपको यहाँ पर समझने वाली है, और एक डिफरेंट अप्रोच के साथ फिजिक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि यदि आपने थ्रू आउट द ईयर मुझे फॉलो किया, तो नीट 2026 में फिजिक्स आपको नहीं रोक सकती है। जो फिजिक्स आपका डर थी, वही नीट 2026 में आपका हथियार बन के जाएगी।
आपका एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा फिजिक्स, कभी नेगेटिव पॉइंट नहीं बनेगा जो आप नीट 2025 में करके बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो फिजिक्स में नेगेटिव मार्क्स की वजह से कट गए। तो ये आपके साथ नहीं होने वाला है। बहुत अलग लेवल से हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, बहुत डिफरेंट अप्रोच रहेगा, और ऐसा अप्रोच कि हर एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी फिजिक्स बड़ी आसानी से बड़े एडवांस लेवल तक की समझ में आए। क्वेश्चन अप्रोच रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करने हैं, और सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के साथ साथ हम मेंटली भी प्रिपेयर रहेंगे कि जो नीट 2025 में हुआ है आपके साथ, एकदम आप डर गए हो, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम्स को भी हम सॉर्ट आउट करेंगे इस बैच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये, और सबसे बड़ी बात है कि आपको केवल उतना ही पार्ट परचेज करना है इस बैच का जितना आपको रिक्वायरमेंट है। किसी बच्चे को ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आती है तो ऑप्टिक्स वाला मॉड्यूल परचेज करेगा वो, किसी बच्चे को मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चे को काइनेमेटिक्स में इशू आता है, किसी बच्चे को मैकेनिक्स में इशू आता है। तो जिस पोर्शन में इशू आ रहा है आपको केवल उतना ही पोर्शन आपको परचेस करने की जरूरत है। आपको पूरा कोर्स, पूरा 32 के 32 चैप्टर का एक कोर्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर हमने इस पूरे कोर्स को 10 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, पूरी फिजिक्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10 पार्ट्स में से आपको लगता है कि मेरा ये पार्ट कमजोर है तो आपको केवल उतना पार्ट परचेस करके उस पर स्टडी करनी है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे के पूरे पार्ट परचेज करें, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बहुत बेयर मिनिमम इसकी कॉस्ट है। तो बच्चों तैयार रहिए इस बैच के लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक बहुत रिवोल्यूशनरी बैच है। नीट 2026 में जब आप पेपर देने बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ वो बैच कितने काम का था और कितनी हेल्प हमारी नीट 2026 में इस बैच ने करी है। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें हैं डीपीएस नोट्स वगैरह वो सारी की सारी चीजें इस बैच में मिलेंगी आपको। ठीक है बच्चों।